हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल एंड एरिथ्रोपोइसिस यानी कि उसके बनने की प्रोसेस। ये जो है वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस हम अगले वीडियो में देखेंगे, हम अगले लेक्चर में उनको कवर करेंगे। तो यार अगर तुम नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी जो है फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्लड से लेकर के सीएनएस पूरा हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिवर्सिटी रिलेटेड सब हम पढ़ने वाले हैं। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो आप जा सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। और ये जो है रेड का कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका रेड कलर होता है ब्लड का, वो उसको प्रोवाइड करते हैं, वो उसको इम्पार्ट करते हैं। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेल्यूलर पार्ट जो होता है हमारा, जो सेल से बना होता है ब्लड का, वो पार्ट जो हमारा सेल से बना होता है। ब्लड एक तो प्लाज्मा होता है ब्लड में, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक। 55% और ये 45% होता है। ठीक। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर मीन्स 100 ml। 100 ml में 4 to 5.5 मिलियन हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेल्स में और फीमेल्स में भी ये जो लेवल होता है वेरी करता है। एडल्ट मेल्स में नॉर्मल लेवल जो होता है हम बोलते हैं वो होता है 5 मिलियन, और एडल्ट फीमेल्स में जो होता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ये लेवल होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है हमारे आरबीसी की? आरबीसी जो है डिस्क शेप्ड होती है और बाय कॉन्केव होती है, यानी कि वो ऊपर से भी और नीचे से भी धसी हुई होती है, बाय कॉन्केव। डंबल शेप मतलब वो जिम वाले डंबल नहीं, ऐसे वाले, ये होता है हमारा डंबल शेप। ठीक है। सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो थिन होता है, और पेरिफेरी यानी कि बाहर की साइड जो होता है वो थिक होती है, मोटी होती है। साइज 7.2 माइक्रोन इन डायमीटर। माइक्रोन डायमीटर इसका जो होता है 7.2 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। क्लियर? फिर व्हेन द सेल्स बिकम ओल्ड, जब सेल्स की एज हो जाती है 120 दिन के ऊपर, तब इसकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है और वो टूटने लग जाती हैं। और ये कहाँ पे होता है? हमारे स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में ये प्रोसेस होती है आरबीसी के टूटने की। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आरबीसी ओल्ड होती जाती है तो उसकी कैपेसिटी कि वो कैपिलरीज में से स्क्वीज हो जाए, आराम से निकल पाए, वो कैपेसिटी उसकी कम होती जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एकदम निल हो जाती है और वो टूट जाती है। कहाँ पे? हमारे स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। क्लियर? फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के क्या क्या काम होते हैं? बहुत ही जनरल है यार, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से। क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से? लंग्स से लेकर के हमारे टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक लेके जाता है, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी हमें मिलती है। ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? उल्टी प्रोसेस होती है ये, हमारे टिश्यूज से लेकर के लंग्स तक, ये लंग्स से फिर वो एक्सक्रीट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में से। मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ये जो है H+ से यानी कि हाइड्रोजन आयन से बाइंड करता है और एसिड बेस बैलेंस में एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा एक बहुत नेसेसरी प्रोटीन है, उसको मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस को। क्लियर? फिर ब्लड ग्रुपिंग डिटर्मिनेशन में, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में क्या होता है? आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस मतलब एक सरफेस प्रोटीन्स हो सकते हैं, या तो ये प्रोटीन हो सकते हैं, या तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स। 4 टाइप के होते हैं। तो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी के ऊपर। इन एंटीजेंस से हम बोलते हैं कि उस बंदे का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। AB पॉजिटिव यानी मेरे आरबीसी के ऊपर A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है,
और ये पॉजिटिव का मतलब होता है कि मैं RH पॉजिटिव हूँ, RH पॉजिटिव, ये भी एक टाइप का एंटीजन ही होता है। तो ये फंक्शन होते हैं हमारे आरबीसी के। पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये क्या नई चीज़ है? पैक्ड सेल वॉल्यूम ऐसा मान लो, अगर मैं 100 ml ऑफ ब्लड लेता हूँ, मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 ml ऑफ ब्लड लेता हूँ, तो उसमें से कितना परसेंटेज मेरा आरबीसी है, कितना परसेंटेज मेरा क्या कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और कितना मेरा प्लाज्मा है। ये जनरली ऐसा आता है 54, ये होता है हमारा 45, और ये होता है हमारा 1%। ठीक है, 1% हमारा वाइट ब्लड सेल्स और ये सब होते हैं, 54% कह लो हमारा प्लाज्मा होता है, और 45% हमारे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? क्या लिखा है यहाँ पे? पैक्ड सेल वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। हम जनरली जो है 100 ml ब्लड लेते हैं, ठीक है, ताकि हम परसेंटेज डिफाइन कर पाए। टू डिटरमाइन द पैक्ड सेल वॉल्यूम, सैंपल ऑफ होल ब्लड is collected and placed into a centrifuge which separates the blood component based on their density। क्या होता है, एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज होती है, उसके अंदर हम सैंपल रखते हैं और उसको घुमाते हैं, बहुत ज़ोर से घुमाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद, करीबन 30 मिनट्स के बाद हम सैंपल को लेते हैं और उसमें नोटिस करते हैं कि डेंसिटी, कि आरबीसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन कर जाती है। फिर आता है हमारा एक वाइट बफी कोट, जिसको हम कहते हैं वाइट बफी कोट। वाइट बफी कोट होता है जिसके अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो, और सबसे ऊपर आता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे ऊपर आता है क्योंकि वो एक लिक्विड पोर्शन है, उसकी डेंसिटी उतनी नहीं होती। ठीक है, अब आरबीसी बीइंग द डेंसेस्ट कंपोनेंट settle on the bottom of the tube while the plasma, the liquid portion of the blood, remains of top। वही मैंने अभी बताया। नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी? नॉर्मल रेंज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजियोलॉजी में जो है हमेशा रेंज याद रखी जाती है, कभी एक एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन हमेशा डिफर करती है। नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज मेल्स में भी और फीमेल्स में लगाती है। मेल्स में होती है 40 to 50%, और फीमेल्स में हम कहते हैं 37 to 47%। अगर एक बहुत ही जनरल मेरे को बोलना होगा तो मैं बोलूँगा 45%। 45%, अगर पिन पॉइंट मेरे को कोई बहुत जनरल वैल्यू देनी हो तो मैं बोलूँगा 45% पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है आरबीसी। ये आरबीसी का हम बता रहे हैं, ठीक है, आरबीसी 45% होती है। फिर इसका यूज़ क्या होता है? दिस इज यूज टू डायग्नोज एंड मॉनिटर अ वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस सच एज एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? हमारा प्लाज्मा कम हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड पोर्शन है। अगर मैं वाटर ही हटा दूं तो प्लाज्मा की वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। एंड पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया एक नया वर्ड है यहाँ पे, पॉलीसाइथेमिया। ये क्या होता है? आरबीसी का जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को मैं कहता हूं पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी का काउंट जो है मेरे ब्लड में बढ़ जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्लियर? तो ऐसे में क्या होगा? मेरा जो नॉर्मल 45% आता है आरबीसी का पीसीवी, वो इंक्रीज हो जाएगा। वो जा सकता है कितना? 55%, 60%, वो ऐसी वैल्यू पे रीच कर जाएगा। क्लियर है? फिर लो पीसीवी इंडिकेट्स लो नंबर ऑफ आरबीसीज एंड मे बी अ साइन ऑफ एनीमिया, एंड हाई पीसीवी इंडिकेट्स एन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज मे बी अ साइन ऑफ पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में जो है आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा और एनीमिया में आरबीसी काउंट डिक्रीज हो सकता है। ये वही मैंने बताया यहाँ पे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है क्या, कि हेमाटोक्राइट। अब पीसीवी को जो होता है, आरबीसी की जो पीसीवी होती है उसको अगर मैं परसेंटेज में बताऊं 45% जैसा मैंने कहा, तो इसी चीज़ को जो है हेमाटोक्राइट भी कहते हैं। इसी चीज़ को जो है हेमाटोक्राइट वैल्यू बोलते हैं, ठीक। हेमाटोक्राइट फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज नॉट 45, दिस इज आरबीसी।
ठीक है, आरबीसी जो होता है वो 45% होता है। बफी कोड, इसमें मैंने बताया क्या होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगर पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन है तो यहाँ पे देखो ये 45% से ज़्यादा ही आ रहा है, करीबन ये 60% या 70% होगा ऐसा यहाँ पे। और अगर एनीमिया की कंडीशन है तो पैक सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, 30 या 20% जो है यहाँ पे ऐसा हमें दिख रहा है। क्लियर? एरिथ्रोपोइसिस बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस, और शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है, लॉन्ग आंसर्स में भी इसको कवर किया जा सकता है। कई बार सिर्फ स्टेजेस के नाम ही पूछ लेते हैं, कई 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच न्यू रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। हमारा जो बोन्स होती हैं, जो हमारी बोन होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो, उसके अंदर हमारा आरबीसी बनते हैं। जितने भी हमारे ब्लड की जो सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे बनते हैं। अब लाइफ में भी जो है ये 2 टाइप से, मतलब 2 स्टेज होते हैं हमारी। एक होती है फीटल लाइफ, जब हम हमारे मदर के वूम के अंदर होते हैं तब, और एक आफ्टर बर्थ, जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद। ये 2 अलग अलग तरीके से बनते हैं। पहला होता है फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में पहला होता है हमारा मीजोब्लास्टिक स्टेज। फर्स्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीने हमारे इंट्रा यूटेराइन लाइफ के, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं IUL, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। द आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मीजेनकाइम ऑफ योक सैक। ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। मीजेनकाइम क्या होता है, योक सैक क्या होता है, एनाटमी में एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट आता है, उसमें आपको पढ़ने मिलेगा कि मीजेनकाइम क्या होता है। फिर हिपैटिक स्टेज, सेकेंड है हमारा हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक से यहाँ पे मतलब होता है हीप वर्ड जो होता है ना, ये हिपैटिक, ये होता है, डिनोट करता है हमारे लिवर को। वैसे ही सिमिलरली अगर कहीं रीनल वर्ड लिखा होता है वो डिनोट करता है हमारी किडनीज को, ठीक है। रीनल वो हमारा डिनोट करता है किडनीज को। क्लियर? तो हिपैटिक स्टेज में 3rd से 6th मंथ तक इंट्रायूटेराइन लाइफ के लिवर में हमारा जो होता है आरबीसी बनते हैं। इसके साथ साथ एक असिस्टेंस, मतलब एक उसके साथ देने वाले स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे जहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे कि वो, ठीक है। 3rd है हमारा माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज में 6th to 9th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, रेड बोन मैरो में। ये जो है, अब जैसे जैसे हमको पैदा होना है, हमें तैयार करना होता है कि बेबी जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में आए। क्या होता है, जैसे कि हमारे हाथ जो है ये पहले जो होते हैं उल्टे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनका रोटेशन होता है ताकि ये उल्टे हों। ये अभी ऐसे जो नॉर्मल कंडीशन है ऐसे में आए तो इसमें हमारा रोटेशन होता है हैंड्स का, ठीक है। हमारे पैर और हाथ पहले एक ही जैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, बाद में इनका रोटेशन होता है। फिर आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद जो है बर्थ के बाद जो है अप टू 20 ईयर्स तक, यानी कि 1 से 20 ईयर्स तक जो होता है रेड बोन मैरो में बनता है, जो कि सारी लॉन्ग बोन्स कौन सी हो गई, हमारी ह्यूमरस हो गई, अल्ना, रेडियस, फीमर, ये सारी हमारी जो है लॉन्ग बोन्स हो गई। एंड फ्लैट बोन्स मतलब रिब्स, स्टर्नम, ऐसी बोन्स जो होती हैं हमारी फ्लैट बोन्स कहलाती हैं। आफ्टर 20 ईयर्स जो होता है, 20 साल के बाद जो होती है हमारे वर्टिब्री में, स्टर्नम में, रिब्स में, स्कैपुला, इलियाक बोन्स एंड स्कल बोन्स, मतलब मेजरली हमारे फ्लैट बोन्स में ही जो है रेड बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जो है रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो फैट का डिपॉजिशन होता है वो बोन मैरो में बढ़ता जाता है। इस वजह से रेड बोन मैरो जो होता है उसका कंटेंट डिक्रीज होता जाता है, और 20 ईयर्स तक आते आते लॉन्ग बोन्स में से हमारा रेड बोन मैरो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ फ्लैट बोन्स में बचता है। वहीं पे हमारा आरबीसी प्रोड्यूस होता है। क्लियर? चलो, अब स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के? सबसे पहला होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ नाम मैं बता दे रहा हूँ। फिर आता है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या फिर अर्ली एरिथ्रोसाइट के स्टेज कहते हैं। इसको हम बेसोफिलिक एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं,
बेसोफिलिक एरिथ्रोसाइट। ठीक है। थर्ड है हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट या फिर इंटरमीडिएट एरिथ्रोसाइट, इसको हम पॉलीक्रोमैटिक, सबके रीजन क्या है नाम के वो हम पूरा भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट या एरिथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर एरिथ्रोसाइट, यानी कि हमारा मैच्योर आरबीसी। क्लियर। अब जो है हम अगला पढ़ने वाले हैं, ये पूरा एक चार्ट है, ये सेम्बोलिंगम से उठाया हुआ है चार्ट मैंने, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरी जो स्टार्टिंग से लेकर के क्या एंड तक प्रोसेस होती है, कौन कौन से सेल होते हैं। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल हो गए, ये हमारे प्लेटलेट्स हैं। ये चार्ट जो है सेम्बोलिंगम में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। सेम्बोलिंगम बहुत अच्छी किताब है एंड मोमेंट के लिए। ठीक है, चलो। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल, यानी कि अनकमिटेड, ये नहीं बोल रही है कि मैं आपको कौन सा सेल बना के दूंगी ब्लड का, वो मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बनती है कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल में, कि यानी कि हाँ मैं अब ये बता सकती हूँ आपको कि मैं कौन सा सेल बनाऊंगी। इसके बाद ये डिवाइड होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल में, जो हमारा लिम्फॉइड सेल बनाएगी, नाम में ही लिखा हुआ है लिम्फॉइड सेल, जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, एक कैटेगरी का वाइट ब्लड सेल होता है। और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट क्या बनाते हैं, हमारे आरबीसी, अल्टीमेटली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों टाइप के जो होते हैं, ये कॉलोनी पूरी नंबर्स में बना रहे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, अब कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट भी जो है 3 में डिवाइड हो जाता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFU-E। ये जो है बाद में चल के पूरा हमारा स्टेप्स के थ्रू होते हुए, ये एरिथ्रोपोइसिस, इसी प्रोसेस का नाम है एरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल बनाएगी। क्लियर। कॉलोनी फॉर्मिंग GM से क्या मतलब है, यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है वो, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, कि ये ग्रैनुलोसाइट्स बनाएगी। याद करो 3 टाइप की ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड योसिनोफिल्स, हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, यानी कि ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट। और मोनोसाइट क्या होती हैं, हमारी ये मोनोसाइट्स लार्ज सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल का ही टाइप है। फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं इनको, ए ग्रैनुलोसाइट्स, क्योंकि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और इनके अंदर ग्रैन्यूल्स छोटे जो होते हैं ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, यानी M से मतलब है यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स का। मेगा कैरियोसाइट्स एक बहुत बड़े सेल्स होते हैं, उनको फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और वो बनाते हैं हमारे प्लेटलेट्स। क्लियर, वो हमारे जो है प्लेटलेट्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। पहला स्टेज होता है हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये कहाँ से आया, अब जो हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट होता है, एरिथ्रोब्लास्ट, CFU-E। ठीक है, ये जो है डिवाइड होकर के हमारा प्रो एरिथ्रोसाइट बनाता है, प्रो एरिथ्रोसाइट। ये हमारी पहली स्टेज होती है एरिथ्रोपोइसिस की। क्या होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और मेगालोब्लास्ट इज द फर्स्ट सेल टू बी डेराइव फ्रॉम CFU-E। CFU से ये डेराइव होते हैं। इनका डायमीटर हर एक सेल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका डायमीटर होता है 20 माइक्रोन। याद करो, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁶। फिर न्यूक्लियस में 2 और मोर न्यूक्लियोलाई होंगे एंड रेटिकुलर नेटवर्क होगा, यानी एक झालीदार नेटवर्क होगा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाता है ज़रूर। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है बेसोफिलिक होता है यहाँ पे, क्योंकि इतना हीमोग्लोबिन है ही नहीं कि वो उसको एसिडिटी प्रोवाइड करे। ठीक है,
and pro-erythroblasts multiply several times and finally forms the cell of next stage called early normoblast. Normoblast ये बना लेगी. क्लियर? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट देखते हैं. इसका डायमीटर होता है हमारा 15 माइक्रॉन्स. 20 से 15 माइक्रॉन हो गया. जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है वैसे वैसे उसका साइज़ जो है कम होता जाता है. पहले इतनी बड़ी है, फिर इतनी हो गई, फिर और छोटी हो गई. ऐसे जो है पूरे 6 स्टेज में इसका साइज़ कम ही होगा, कभी बढ़ेगा नहीं. अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो एक स्टेज पे आकर के ब्लॉक हो जाएगा और उसका साइज़ जो है बढ़ेगा ही, मतलब बड़ा ही रहेगा, कम नहीं होगा. क्लियर? तो इसका डायमीटर क्या है? 15 माइक्रॉन. न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं, जो अंदर न्यूक्लियस के होते हैं ना न्यूक्लियोलाई बॉडीज़, वो डिसअपियर हो जाएंगे. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, डीएनए के आसपास जो हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, पूरा क्रोमैटिन डीएनए जो होता है हमारा, वो कंडेंस कर जाएगा और वो डेंस हो जाएगा, यानी पैक होता जाएगा. साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ही है अभी भी, और इसको हम जो है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं. इस वजह से बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इस वजह से इसको हम कहते हैं. क्लियर? अब अगला स्टेज जो है हमारा वो है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट. इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? 10 to 12 माइक्रॉन इसका डायमीटर होता है. साइज और कम हो गया है. न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है. मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना. क्लियर? क्रोमैटिन नेटवर्क शोज फर्दर कंडेंसेशन, इसका कंडेंसेशन और होगा. हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग. ये जो है की पॉइंट है. जैसे कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या था की पॉइंट हमारा, कि वहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन दिखता नहीं है लेकिन उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है नहीं लेकिन उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. ये की पॉइंट है. चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके अंडर ये आता है हर स्टेज में. ठीक है, ओके. फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की बात कर रहे थे. 10 to 12 इसका माइक्रॉन इसका डायमीटर होता है. इसमें न्यूक्लियस अभी भी है और कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन नेटवर्क का. हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग, हीमोग्लोबिन इसमें दिखने मिलता है. बट साइटोप्लाज्म जो होता है वो अभी भी बेसोफिलिक है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण अब जो है थोड़ा इसमें एसिडिक भी जो प्रॉपर्टी है आने लगती है. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इट्स चेंज विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन्स, है ना. बेसिक स्टेन से और एसिडिक स्टेन से, दोनों से ये अब ये स्टेन होने लगेगा, उनको एब्जॉर्ब करने लगेगा. सो दिस सेल इज कॉल्ड पॉलीक्रोमोफिलिक, पॉलीक्रोमोफिलिक या फिर पॉलीक्रोमैटिक. पॉलीक्रोमैटिक फिल का मतलब होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, या फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोसाइट. ठीक है, फिल का मतलब होता है उसको पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है. चलो, अब लेग नॉर्मोब्लास्ट. लेग नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? डायमीटर जो होता है नॉर्मोब्लास्ट का वो और डिक्रीज हो जाता है. कितना हो जाता है? 8 to 10. याद रखना, शुरू हमने कहाँ से करा था? 20 से फिर हम 15 पे आए थे, फिर हम 10 से 12 आए थे, और अब हम 8 से 10 आ गए हैं, 10 to 8 और whatever. ठीक है. डायमीटर ऑफ सेल डिक्रीजेस टू 10 to 8 माइक्रॉन्स. न्यूक्लियस बिकम्स वेरी स्मॉल एंड वेरी मच कंडेंस. न्यूक्लियस का साइज भी जो है बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क उसके अंदर का. और इसको हम इंक स्पॉट, बहुत ही छोटा, मतलब मान लो अगर हमारी सेल ऐसी दिखती है ना, तो बस इतना सा जो है हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, जबकि न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है. ठीक है. क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगी, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस चल रहा है. अब जो साइटोप्लाज्म है, हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ जाने के कारण वो एसिडोफिलिक हो जाता है. सो द सेल इज नाउ कॉल्ड ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट. ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट इसको अब हम बोलते हैं. फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट. लेट नॉर्मोब्लास्ट भी जो होता है, मतलब एक अर्ली स्टेज होती है और एक लेट स्टेज होती है. लेट स्टेज में जो होता है, इसका जब न्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट कर जाता है और डिसअपियर हो जाता है. जो इंक स्पॉट न्यूक्लियस हमें देखने मिल रहा था ना, वो भी अब हमें देखने नहीं मिलेगा. प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर्स इज कॉल्ड पिक्नोसिस. पिक्नोसिस इस प्रोसेस का नाम कहते हैं. इसका नाम हमने रखा है पिक्नोसिस. रेटिकुलोसाइट, ये सेकेंड टू लास्ट हमारी स्टेज होती है एरिथ्रोपोइसिस की. इसमें क्या होता है?
रेटिकुलोसाइट को हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं, इमेच्योर आरबीसी इसको कहते हैं। ये थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, अभी डायमीटर हमने क्या पढ़ा था, 8 to 10 माइक्रोन होता है किसमें, लेग नॉर्मोब्लास्ट में। अब फाइनल डायमीटर हमारा 7.2 के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो इसी से बस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लाइक 7.5 to 8 माइक्रोन जो होता है इसका डायमीटर होगा रेटिकुलोसाइट का यही डायमीटर होगा, स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर आरबीसी। साइटोप्लाज्म कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम विच इज फॉर्म बाय रेमिनेंट्स ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्गेनेल्स। जितने भी आरबीसी के अंदर कुछ नहीं है, बस वो एक पानी से भरा बैग है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बाकी ना उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल है ना न्यूक्लियस है। तो क्या होता है, डीजेनरेट सारे ऑर्गेनेल जो है टूट जाते हैं, उस वजह से वापस से जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक हो जाता है थोड़ी देर को, ठीक है। ड्यू टू रेटिकुलर नेटवर्क द सेल इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स देखने मिलते हैं रेटिकुलर, ठीक है, इसलिए इसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो होता है रेटिकुलोसाइट हमें देखने मिलता है, नॉर्मल होता है, ये फिजियोलॉजिकल होता है, 2% to 6% ऑफ आरबीसीज, यानी 2 to 6 रेटिकुलोसाइट्स आर सीन फॉर एवरी 100 आरबीसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। उसके बाद जो होता है ये 2 to 6% भी जो है ख़त्म हो जाता है। रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ डीजेनरेटेड गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इनके डीजेनरेशन के कारण जो साइटोप्लाज्म होता है वापस से बेसोफिलिक हो जाता है। क्लियर? ओके। हमारा फाइनल स्टेज जो होता है एरिथ्रोपोइसिस का, वो होता है हमारा मैच्योर एरिथ्रोसाइट, यानी कि हमारी मैच्योर आरबीसी। अब इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्या रेटिकुलर नेटवर्क भी डिसअपियर कर जाएगा और मैच्योर आरबीसी बन जाएगी। ये अटेन्स द बायकॉन्केव शेप। कैसा, एक मतलब ऊपर से भी नीचे से भी धसा हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ, जो हमने फर्स्ट इमेज देखी थी उसमें है। सेल डिक्रीजेस इन साइज टू 7.2 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। 7 days रिक्वायर होते हैं पूरी एरिथ्रोपोइसिस को डेवलप होने के लिए फ्रॉम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। पहले 5 दिन में तो पहले के हो जाते हैं 4 स्टेज, लेकिन रेटिकुलोसाइट जो है 2 दिन लेता है मैच्योर आरबीसी बनाने को। क्लियर? ये हमारी पूरी एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस हो गई। क्लियर है सबको? अब हम जो है देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के दौरान कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हमें देखने मिलते हैं आरबीसी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर। क्या होता है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस ऑफ द प्रिकर्सर सेल्स बिकम स्मॉलर एंड मोर कंडेंस एंड इवेंचुअली जो है वो डिसअपियर हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है एंड द साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर बेसोफिलिक। एट द एंड हमने क्या देखा था, रेटिकुलोसाइट में जो है हमारा साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक था। हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड एंड एक्यूमुलेट्स इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ से शुरू होता है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से। सेल शेप बिकम्स मोर एंड मोर लाइक दैट ऑफ अ मैच्योर आरबीसी, बायकॉन्केव शेप होने लगता है उसका। अमाउंट ऑफ रेटिकुलम, रेसिडुअल आरएनए एंड राइबोसोम डिक्रीज होता है एज द सेल मैच्योर्स। हमें आरबीसी में कुछ चाहिए ही नहीं, हमें आरबीसी में कुछ चाहिए नहीं सिवाय हीमोग्लोबिन के। मैच्योर आरबीसी लूजेस इट्स न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, बिकम्स बायकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल। ठीक है, कैसा? ऐसा करीबन डम्बल शेप जिसको हम कहते हैं, एक ये होता है। और फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमें देखने मिलता है क्या कि ये जो हमारा आरबीसी है इसका शेप ये अंदर से धंसा हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे धंसा हुआ है और ऐसे भी दोनों साइड से जो है एक सैंडविच धंसा हुआ होता है। यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन आकर के बैठता है हमारे रेड ब्लड सेल में। क्लियर है? ओके। अब अगले जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस में हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चीज़ हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बोर हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो यार आज का लेक्चर इसी के साथ हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी फिजियोलॉजी हम कवर करेंगे।
सारे नोट्स जो हैं आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाना, फ्री में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करना। कुछ दिक्कत आती है, आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, और या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।